So this is the third episode and today we will learn about general explanation. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कंसेप्ट्स को क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एकेडमिक्स में भी पूछे जाते हैं और यूजीसी में भी पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के या इसकी क्वेश्चन की डिटेल को थोड़ा सा चेंज करके फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है, हम इसका आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो पहले जनरल एक्सप्लेनेशन अलग अलग डेफिनेशंस में दे रखा था, डेफिनेशन पोर्शन के साथ ही दे रखा था, लेकिन अभी सेक्शन 3 में सारे 9 एक्सप्लेनेशन को एक ही जगह पे एक्सप्लेन करके थोड़ा सा इजी कर दिया है। So let's learn about the general explanation. So this is Deepika Soni and let's start the video. सबसे पहले हम सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे। Let's go. सबसेक्शन 1 है throughout this संहिता every definition of an offense, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Exception, though those exceptions are not repeated in such a definition, penal provision or illustration. तो कहने का मतलब है कि किसी भी अपराध की परिभाषा में या कोई पीनल प्रोविजन है या इस पीनल प्रोविजन या अपराध की परिभाषा में कोई भी उदाहरण दे रखा है तो जनरल एक्सेप्शन यानी साधारण अपवाद का जो चैप्टर है उसके अधीन सारे उदाहरण, पीनल प्रोविजन और सारी डेफिनेशंस को समझा जाएगा। तो जनरल एक्सेप्शन जो साधारण अपवाद चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके कुछ दो उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे 7 वर्ष का कोई भी बच्चा है, किसी का मर्डर करता है या कोई भी अपराध करता है तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, वो बीएनएस में उसको सेफ किया गया है, वो अपवाद के अंदर आएगा। जैसे कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है, किसी को अरेस्ट करता है, कोई भी मर्डर का एक्यूज है या किसी ने मर्डर किया है उसको अरेस्ट करता है, तो सदोष परिरोध जिसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं उसके अंतर्गत उसको दोषी नहीं माना जाएगा, वो इन अपवादों के अंतर्गत उनको सेफ किया गया है। तो बेसिकली कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह से पूछ लेते हैं कि 7 वर्ष का बच्चा यदि कोई अपराध करता है तो क्या ये अपराध माना जाएगा, तो आपका आंसर हमेशा ये होना चाहिए कि नहीं, ये अपराध नहीं माना जाएगा। तो सारे अपराध की परिभाषाएं, पीनल प्रोविजंस और इन परिभाषा और पीनल प्रोविजन के उदाहरणों को जनरल एक्सेप्शन के अधीन समझा जाएगा। अब हम नेक्स्ट सबसेक्शन पढ़ते हैं, सबसेक्शन नंबर 2, that every expression which is explained in part of this Sahita is used in every part of this Sahita in conformity with the explanation। यानी कोई भी एक्सप्रेशन इस संहिता में एक्सप्लेन किया गया है तो वो सारे एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत समझे जाएंगे, उनके अनुरूप समझे जाएंगे। अब बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 3 की। तो सबसेक्शन नंबर 3 कहता है कि when property is in possession of a person's spouse, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this संहिता। तो बेसिकली किसी पर्सन की प्रॉपर्टी है, वो उसकी वाइफ के, क्लर्क के या किसी नौकर के पोजीशन में है तो यही माना जाएगा कि वो उस पर्सन के ही पोजीशन में है जिस पर्सन से वो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 4 की। सबसेक्शन नंबर 4 है that every part of the संहिता except where a contrary intention appears from the context word which refer to acts done extend also to illegal omission। ओमिशंस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है लेकिन इसको थोड़ा सा और समझना जरूरी है। अगर कोई लॉ किसी एक्ट को करने के लिए पनिश करता है, जैसे किसी का मर्डर कर देने के लिए, चोरी करने के लिए, किसी का रेप करने के लिए, वही कोई पर्सन जो लीगली किसी चीज को करने के लिए बाउंड है और वो नहीं करता है, अपनी लीगल ड्यूटी को नहीं निभाता है, तो वो वहां पनिशेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल फादर जो अपने न्यूबॉर्न बेबी को खाना खिलाने, उसकी केयर करने के लिए लीगली बाउंड है और वो नहीं करता है तो पनिशेबल होगा क्योंकि वो उसकी लीगल ड्यूटी है। वही अगर एक पुलिस ऑफिसर है जिसको अपराध रोकने, उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, अगर वो नहीं करता है तो भी वो लीगली पनिशेबल होगा। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी है जिसे आप नोट कर सकते हैं, जैसे तो द इंपॉर्टेंट केसेस है इनरी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओलियम गैस लीक केस 1987, दूसरा है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस रामचंद्र नारायण, तीसरा है निहार रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा और चौथा जो लेटेस्ट केस है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2025। और अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के बारे में जो है कॉमन इंटेंशन। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली और प्लीज अपने इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है। When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such a person is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone। कोई भी एक से अधिक व्यक्ति किसी प्लान को बनाकर कोई कार्य करते हैं और उस कार्य के चलते कोई अपराध किया जाता है, भले उनमें से एक आदमी द्वारा भी कोई अपराध किया जाता है, तो उन सभी को जो उस प्लान में इकट्ठे हुए हैं उन सबको सेम ही अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। इसके कुछ उदाहरण से पढ़ते हैं। जैसे 5 लोग मिलकर डकैती करने की योजना बनाते हैं और उस योजना के फर्दरेंस में एक्ट करते हैं
और उस एक्ट के जैसे एक कोई गेट पे खड़ा होता है, एक कोई घर के अंदर जाता है, लूट करता है और लोगों को मार देता है, तो उन सभी को उस सेम एक्ट के लिए अपराधी माना जाएगा। इसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत कहते हैं, जिसे पूर्ण दायित्व का सिद्धांत कहते हैं, वो भी इसमें अप्लाई होगा। तो कॉमन इंटेंशन के इस कंसेप्ट में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में एक्सप्लेन किया गया है, और वही कॉमन ऑब्जेक्ट जो एक्सप्लेन नहीं किया गया है लेकिन उसका यूज सेक्शन 190 में किया गया है। इसको समझते हैं एक केस के थ्रू। इस केस का नाम था महबूब शाह वर्सेस एम्परर। यू कैन राइट इट बिकॉज ये एग्जाम में आता है कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को किस केस में डिफरेंशिएट किया गया है। तो उस डिफरेंस को हम समझते हैं अब। तो सेक्शंस तो हमें पता है कि 190 में सामान्य उद्देश्य को और सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में सामान्य आशय को एक्सप्लेन किया गया है। कॉमन इंटेंशन में 2 लोग से ज्यादा लोग होने चाहिए, वही कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 लोग होना बहुत जरूरी है। कॉमन इंटेंशन में एक प्लान होना बहुत जरूरी है, उस प्लान के फर्दरेंस में एक्ट करना जरूरी है। वही कॉमन ऑब्जेक्ट में कोई प्लान होना जरूरी नहीं है। जैसे कोई भी अनलॉफुल असेंबली है, उसमें कुछ लोग उस ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में इकट्ठा हो जाते हैं, भले उसको जो जो बाद में ऐड हुआ है उनको पता ही नहीं है कि वहां क्या हो रहा है, बस उसका मेंबर होना ही इनफ होता है अनलॉफुल असेंबली का। दैट्स हाउ वो कॉमन ऑब्जेक्ट में उसको काउंट करते हैं। अपराध होना कॉमन इंटेंशन में जरूरी होता है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में ऐसा जरूरी नहीं होता। कॉमन ऑब्जेक्ट में एक्टिवली पार्ट होना जरूरी नहीं है, वही कॉमन इंटेंशन में पर्सन का एक्टिवली पार्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट मूव फर्दर, सबसेक्शन नंबर 6, whether an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several person, each of such a person who joins in the act which with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। 2 से ज्यादा लोग कोई योजना बनाते हैं किसी कार्य को करने की, और उनका इंटेंशन सेम होता है, और उनको पता है कि ये कार्य करके ये रिजल्ट आने वाले हैं, तो उनको ज्ञान है कि इस कार्य को करके क्या रिजल्ट आएंगे। तो हर पर्सन का वही क्रिमिनल नॉलेज और वही इंटेंशन है, तो वो माना जाएगा उस एक्ट का हर पर्सन को सेम नॉलेज था और सेम क्रिमिनल इंटेंशन था। तो द नाउ एक्सप्लेनेशन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम थोड़ा ट्रिक से पढ़ेंगे, जिसमें सिंपली एक्ट और ओमिशन दोनों इस डेफिनेशन में आते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, अपने मरीज को थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देता है, लेकिन साथ ही वो दवाई भी रोक देता है। उस एक्ट और ओमिशन की वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो एक पूरा अपराध माना जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 7 पढ़ेंगे, that wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an offense is the same offense. So the simply thing is कि थोड़ा एक्ट करके और थोड़ा ओमिशन करके पूरा एक्ट क्राइम बन जाता है, ऑफेंस बन जाता है, तो वो पनिशेबल होगा। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 8 की। When an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts either singly or jointly with any other person commits that offense. फॉर एग्जाम्पल 5 लोग मिलकर डकैती करते हैं, जिसमें से एक दरवाजा तोड़ता है, दूसरा अंदर जाता है, तीसरा सामान इकट्ठा करता है, चौथा उन सामान को लेकर भागता है, और 5वां जो है वो गाड़ी लेकर तैयार होकर खड़ा रहता है। भले इन सब ने अलग अलग कार्य किए हो, लेकिन सारे पर्सन डकैती के दोषी होंगे। तो द एक्सप्लेनेशन नंबर 9, ये थोड़ा अलग एक्सप्लेनेशन है। कई लोग मिलकर किसी आपराधिक कार्य में शामिल होते हैं, तो हो सकता है उन्होंने अलग अलग कार्य किए हो, तो वहां वो अलग अलग कार्य के दोषी होंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक दंगे की घटना है, जिसमें एक पर्सन किसी शॉप में आग लगाता है, दूसरा पर्सन उस दुकानदार पे चाकू मारता है, तीसरा पर्सन उस दुकान पे पत्थर फेंक रहा होता है, और चौथा पर्सन बाहर के दूसरे लोगों को उकसा रहा होता है। तो ये चारों एक्ट अलग अलग है, और एक्ट के लिए अलग अलग व्यक्तियों को उस एक्ट के लिए दोषी किया जाएगा जिन्होंने ये कार्य किए हैं। तो नाउ विल रीड इन द बुक, where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that act. तो ये एग्जाम्पल जो भी हमने यूज किए वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, एग्जाम के अंदर आते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और बीएनएस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।